हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने स्किल वेब चैनल पर। मेरा नेम है ब्रजेश सिंह और स्टूडेंट्स आज हम लोग पढ़ने चल रहे हैं वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस सेकंड, जो कि आपके सेकंड ईयर के लिए सिलेबस है वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का, जिसमें आपकी एक क्लास हो चुकी है। ठीक है, अब हम लोग एक सेकंड क्लास ले रहे हैं जिसमें हम लोग अपना त्रिभुज नियम, लामी प्रमेय, अपकेंद्री बल, अभिकेंद्री बल, ठीक है, साथ ही साथ आपको रेखीय गति, वृत्तीय गति के बारे में मैं बताऊंगा। और एक लास्ट में आपको मैं बताऊंगा कोणीय विस्थापन, वेग और त्वरण के बारे में। ठीक है, तो स्टूडेंट्स उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लग रहा होगा। आपने फर्स्ट वीडियो लेक्चर देखा होगा, उसमें आपको एक आइडिया हो गया होगा कि किस तरीके से आपको थ्योरी कंप्लीट करनी है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि ये जो थ्योरी हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं ये टोटल आपके वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस सेकेंड के न्यू सिलेबस पे बेस्ड है। ठीक है, और वैसे तो क्वेश्चन जो है अभी तक और भी ट्रेड्स, सभी ट्रेड्स के लिए अलग अलग थे। अभी क्या है कि सबका कॉमन हो गया है, तो आपका कॉमन होने के वजह से जो एक कॉमन सिलेबस है उसी को मैं लेके चल रहा हूँ। ठीक है, साथ ही साथ कुछ ऐसे टॉपिक्स जिनको पढ़ाना इंपॉर्टेंट था, जैसे कि अभी प्रेजेंट में अगर आपको मैं बात करूं तो फ्रिक्शन से स्टार्ट हुआ है, बट फ्रिक्शन के अलावा आपको फोर्स भी जानना जरूरी था। इस वजह से ये टॉपिक्स आपको साथ में मैं कवर करा रहा हूँ। जस्ट इसके बाद वाला फ्रिक्शन होगा वीडियो लेक्चर, और उसके बाद फिर हम लोग इसका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स। स्टूडेंट एक एक और बात, अगर आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी थोड़ा शेयर किया करिए, जिससे आपको और आपके फ्रेंड को, दोनों लोगों की बेहतर तैयारी के लिए ये वीडियो लेक्चर फायदेमंद साबित हो सके। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, एक और बात कि अपने उन सीनियर्स को और अपने फैकल्टीज मेंबर्स को जो आईटीआई से जुड़े हुए हैं, उन लोगों का इस वीडियो लेक्चर को शेयर करने में बहुत बड़ा सहयोग है, तो उन सभी को मेरा तहे दिल से धन्यवाद। और आप लोगों से एक विनम्र निवेदन है कि अगर ये अच्छा लग रहा है, ये वीडियो लेक्चर सही है, सबके लिए इन्फॉर्मेटिव है, तो प्लीज़ इसको इसी तरीके से शेयर करते रहिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये चीज़ें फ़ायदेमंद साबित हो सकें, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स इसका फ़ायदा उठा सकें। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर लोगों का, जो लोग इसको शेयर करने में मेरी हेल्प करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस सेकंड का जो हम लोग ये आज सेकंड लेक्चर देखने चल रहे हैं स्टूडेंट्स, उसमें सबसे पहले आपको मैं बताना चाहता हूँ कि त्रिभुज नियम क्या है। देखिए, आपने पिछले क्लास में, ठीक है, आपने पिछले क्लास में देखा था कि जो समांतर चतुर्भुज का नियम था वो बलों को, दो बलों को एक बल के रूप में निरूपित करने का एक तरीका था। ठीक है, आज हम लोग त्रिभुज नियम पढ़ेंगे। त्रिभुज नियम में सबसे पहले आपको मैं बताना चाहता हूँ, देखो अपने काम की चीजें ही हम लोग डिस्कस करने चल रहे हैं। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि अपने काम की चीजें डिस्कस करेंगे। पढ़ाने के लिए तो बहुत सारी चीज़ें हैं, इंटरमीडिएट का सिलेबस कंबाइंड हो जाएगा तो फिर बहुत ज़्यादा आपको बताना पड़ जाएगा, बट अपने काम की चीज़ें यहाँ पे हम लोग करने चल रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बहुत ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, जितना मैं बता रहा हूँ उसको भरोसे के साथ आप लोग पढ़ते रहिए। हाँ, आप तब बोलिए जब आपका क्वेश्चन सॉल्व ना हो पाए, तब आप उसके लिए कह सकते हैं कि सर आपने ये नहीं बताया, बट मुझे पता है कि इतनी चीज़ें बताने के बाद आपके जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं वो सारे के सारे सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, इस वजह से मैं उतना ही बताना चाहता हूँ जितना आपकी काम की थ्योरी है। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, त्रिभुज नियम में आपको मैं सबसे पहले बता दूं कि ये जो लॉ ऑफ ट्रायंगल है, इसमें बेसिकली इसमें बोला क्या गया है कि अगर आपके पास पहले आपको मैं थोड़ा सा रिकॉल करवा दूं, फर्स्ट वीडियो लेक्चर मैंने बताया था कि एक एरो बनाओ और ये जो लाइन है ये इसके मैग्नीट्यूड को शो करती है, किसके, किसी भी वेक्टर क्वांटिटी के, और जो एरो सिंबल है ये क्या बताती है, उसके डायरेक्शन को। ठीक है, मतलब दिशा को, किसी भी सदिश राशि की दिशा को बताने के लिए एरो सिंबल होता है, और उसके परिमाण को बताने के लिए, उसके परिमाण को बताने के लिए स्टूडेंट्स क्या होता है, ये पूरी की पूरी लाइन। तो अगर परिमाण जैसे जैसे बढ़ता जाएगा ये लाइन और लंबी होती जाएगी। ठीक है, और डायरेक्शन बताने के लिए तो इतना ही सिंबल होता है। तो हर एक सदिश राशि, ठीक है, हर एक सदिश राशि, हर एक सदिश राशि को निरूपित करने का यही तरीका है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये तरीका है इसका। तो जो त्रिभुज नियम है, जो त्रिभुज नियम है, त्रिभुज नियम के अनुसार ये कहा गया है कि अगर किसी भी बॉडी पर, ठीक है, मान लिया सपोज ये बॉडी है, ठीक है, कोई ये वस्तु है, ठीक है, ये कोई वस्तु है स्टूडेंट्स, तो इस वस्तु पर मान लेते हैं तीन बल लगे हुए हैं। ठीक है, तो तीन बल किस किस दिशा में, एक मान लो ऐसे लगा है, F1 मान ले रहे हैं, ठीक है, एक कोई इस तरीके से लगा है, F2 मान ले रहे हैं, एक कोई और तीसरा बल इस वस्तु पर लगा है, F3 है। अगर इन तीनों बलों के वजह से
ये वस्तु संतुलन की अवस्था में है। ध्यान से समझ लो मैंने क्या कहा, संतुलन की अवस्था क्या होती है, इस चीज को भी आपको समझा रहा हूं मैं, इसको पहले ध्यान से समझो। संतुलन की अवस्था क्या होती है, ठीक है, संतुलन की अवस्था होती क्या है, मतलब वस्तु पर बल लगेगा, पर वस्तु अस्थाई, मतलब जिस अवस्था में है उसी अवस्था में रहेगी। अगर मान लो मैंने कहा कि जो ये बॉडी है वो किस पे है, संतुलन की अवस्था में है, तो मान के चलो कि ये जो वस्तु है ये क्या है, अस्थाई रूप से रुकी हुई है, या चल रही है तो चली रही है, फिलहाल अभी मान के चलो कि रुकी हुई है। तो अगर ये रेस्ट पोजीशन पे है, ठीक है, विरामावस्था में है, विरामावस्था में है स्टूडेंट्स, अगर ये विरामावस्था में है तो और मैं बोल रहा हूं कि ये संतुलन में है, इसका मतलब ये हुआ कि विरामावस्था में तो है पर इस पे बल लग रहा है, बल लग रहा है। क्यों, क्योंकि कैसे आपको पता चला बल लग रहा है, भाई ये F1 F2 F3 ये तीन अलग अलग बल ही तो लग रहे हैं, यहाँ पे लग रहा है, यहाँ पे लग रहा है, यहाँ पे लग रहा है, बट इन तीनों बलों के लगने के बावजूद भी, ठीक है, ये तीनों बल लग रहे हैं, बिल्कुल सही बात है, बल लग रहे हैं, लेकिन ओवरऑल मतलब अगर एफ नेट की बात करो, मतलब परिणामी बल की बात करो, परिणामी बल की अगर बात करो तो उसका मान क्या होगा, शून्य होगा। उसका मान क्या होगा स्टूडेंट, शून्य होगा। तो परिणामी बल शून्य होगा। कहने का मतलब ये है कि इन तीनों बलों का जो पूरा सदिश योग होगा वो क्या होगा स्टूडेंट्स, वो क्या होगा, शून्य होगा। तो अगर शून्य होगा तो इसका मतलब ये हुआ कि ओवरऑल देखा जाए तो ये वस्तु जो है ये किसी भी मतलब बल के, इन तीनों बलों के लगने के बावजूद भी ये किसी भी बल को आभास नहीं कर रही है। कहने का मतलब इन तीनों को एक तरीके से ये तीनों बल आपस में एक दूसरे को काट दे रहे हैं, बैलेंस कर दे रहे हैं, और उसी को हम लोग कहते हैं संतुलन की अवस्था। याद रखना, संतुलन की अवस्था में एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दिमाग में आपके हमेशा ये आना चाहिए कि जो एफ नेट की जो वैल्यू है, एफ नेट में किसको बोल रहा हूँ, परिणामी बल हमेशा 0 न्यूटन आएगा अगर संतुलन की अवस्था है। तो मतलब वस्तु पर बल लगने के, कई बल लगने के बावजूद भी जो उनका परिणामी बल है वो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो हुआ संतुलन की अवस्था। अब अगर मैं त्रिभुज नियम की बात करूं तो त्रिभुज नियम में ये कहा गया है कि अगर किसी वस्तु पर तीन बल इस प्रकार से लगाए जाते हैं, अगर किसी वस्तु पर तीन बल इस प्रकार से लगाए जाते हैं कि वस्तु संतुलन की अवस्था में हो, तो फिर वो तीनों बल एक त्रिभुज का निर्माण करेंगे, या फिर आप इसको उल्टा भी बोल सकते हो, है ना। जैसे कुछ बुकों में ऐसे भी आप लिखा पाओगे कि अगर तीन बल किसी वस्तु पर लगे हुए तीन बल इस प्रकार हैं कि वो एक त्रिभुज का निर्माण कर दें। कहने का मतलब ये है क्योंकि जैसे अगर F1 को निरूपित करें तो बच्चों मान लो F1 ऐसे हो गया, ठीक है, ये F1 हो गया। F2 को निरूपित करें तो देखो जैसे ये ऐसे है तो इसको आप इस तरीके से दिखाओ, मान लो ये हो गया F2, ठीक है, और ये F3 है स्टूडेंट्स, तो इसी लाइन में मतलब एकदम सेम उसी डायरेक्शन में होना चाहिए ऐसे, तो ये हो गया आपका F3। ठीक है, अगर इस तरीके से ये त्रिभुज का निर्माण कर दे, ये तीनों बल मिला के एक त्रिभुज का निर्माण कर दें, तो इन तीनों बलों की वजह से जो परिणामी जो नेट बल होगा वो क्या होगा, 0 होगा। अर्थात ये तीनों बल आपस में मतलब संतुलन की अवस्था वस्तु के लिए निर्मित करेंगे। ठीक है, तो अगर एफ नेट 0 है तो वस्तु क्या हो जाएगी, वस्तु संतुलित अवस्था में होगी। ठीक है, तो ये है त्रिभुज नियम। तो अगर आप बोलो कि नहीं इसकी थ्योरी लिखवा दीजिए, तो आपकी थ्योरी किस काम की, अगर आपको थ्योरी लिखने के लिए नहीं आता आपके एग्जाम में तो किस काम की, लेकिन आपको समझना जरूरी था। समझना ये जरूरी था कि भाई वस्तु का संतुलन की अवस्था होती क्या है। वस्तु की संतुलन की अवस्था होती है कि वस्तु पर बल तो लग रहे हैं लेकिन उन बलों का जो परिणामी बल है वो क्या हो जाए, 0 न्यूटन हो जाए। कहने का मतलब ओवरऑल उस पे ऐसा महसूस हो कि कोई भी बल नहीं लग रहा है। ठीक है, तो इस चीज को परिभाषित करने के लिए, इस चीज को बताने के लिए त्रिभुज नियम का हम लोग उपयोग करते हैं। त्रिभुज नियम में ये बताया गया है कि अगर तीन बल किसी वस्तु पर लगे हैं और वो तीनों बल एक त्रिभुज का निर्माण कर दें, एक मतलब अगर उनका हम लोग वेक्टर डायग्राम इस तरीके से बनाएं और वो त्रिभुज का निर्माण कर दें, तो इसका मतलब हुआ कि वो तीनों बल आपस में एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे, मतलब काट देंगे, और ओवरऑल जो बल का जो
वस्तु के लिए जो आभासी जो बल होगा वो क्या होगा, शून्य होगा, मतलब जो परिणामी आभासी बल होगा वो क्या होगा, शून्य हो जाएगा। बस आपको ये त्रिभुज नियम में समझना है, और वेक्टर क्वांटिटीज के लिए ये नियम लगता है, ये चीजें उसके लिए दिमाग में रखनी है। ठीक है, तो ये हो गया आपका त्रिभुज नियम। चलो आगे बढ़ते हैं। त्रिभुज नियम से ही संबंधित है आपका लामी प्रमेय, और आपका लामी प्रमेय में क्या बताया गया है, देखो इस प्रमेय के माध्यम से आप क्या निकालोगे, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं। सपोज मान लो आपके पास तीन बल है, F1 F2 F3, तीन बल आपको दिए थे जैसे आपने पिछले स्लाइड में देखा। तीनों बलों में मान लो दो बल दिया है, एक बल नहीं दिया है, तो लामी प्रमेय एक संबंध स्थापित करता है इन तीनों बलों के बीच में, जब ये त्रिभुज नियम को फॉलो करता है, जब ये आपस में इन तीनों की वजह से एफ नेट की जो वैल्यू है वो क्या हो जाए, शून्य हो जाए, मतलब वस्तु वस्तु संतुलन में हो, तब इसको हम लोग लामी प्रमेय लगाएंगे। ठीक है, संतुलन में हो, ठीक है, वस्तु क्या हो, संतुलित अवस्था में हो, एफ नेट की वैल्यू 0 हो इन तीनों बलों की वजह से, तो फिर वहां हम लोग लामी प्रमेय लगाएंगे। और ध्यान ये रखना है कि लामी प्रमेय वहां लगेगी जहां पे त्रिभुज नियम एप्लीकेबल हो। ठीक है, जो ट्रायंगल लॉ है वो क्या हो, एप्लीकेबल हो। तो F1 F2 और F3 तीन फोर्सेज हैं, तीनों फोर्सेस इस प्रकार से लग रहे हों कि ये एक त्रिभुज की भुजाओं का निर्माण अगर कर दें, तो फिर इन तीनों बलों की वजह से जो परिणामी बल होगा वो शून्य होगा, ऐसा लामी थ्योरम में बोला गया है। और संबंध क्या स्थापित हो जाता है वो अब हम लोग देखने चल रहे हैं। तो मान लेते हैं कि एक बल F1 है स्टूडेंट्स, इधर लग रहा है, मान लेते हैं F2 इधर लग रहा है, F3 इधर लग रहा है। ठीक है, F3 इधर लग रहा है, तीन बल इस प्रकार से लग रहे हैं। ठीक है, किसी बिंदु से ही निरूपित करते हुए हम लोग बल को निर्धारित कर रहे हैं, यहाँ पे कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं, वो लाइन ऑफ एक्शन है। ठीक है, जैसे उसमें भी आप दिखा सकते थे कि कैसे दिखाते, अभी मैं बता दे रहा हूँ। मान लो आपने पीछे वाले में क्या देखा था, आपने पीछे वाले में देखा कि ये बॉडी है, बॉडी पे एक बल इधर F1 लग रहा है, ठीक है, इधर ये F2 लग रहा है, इस तरीके से ये F3 लग रहा था। तो ये कहीं ना कहीं से एक जगह से पास हो रहे हैं, मान लो इस तरीके से ये ऐसे ऐसे करके पास हो रहे हैं, तो ये एक बिंदु है, वही बिंदु ये है आपका। ठीक है, जो मैंने यहाँ दिखा दिया। ठीक, तो इस तरीके से आपके तीन बल लग रहे हैं। मान लिया F1 और F2 के बीच का एंगल अल्फा है। ठीक है, ये मान लिया बीटा है स्टूडेंट्स, ये है आपका गामा। ठीक, ऐसे करके आप एंगल के कुछ साइन बना दो। चलो, तो इसके बीच में जो संबंध है वो इस तरीके से देखो, F1 मतलब ये पहला वाला बल ले लो और उसके सामने वाले एंगल का साइन ले लो। ठीक है, साइन समझते हो, हाई स्कूल में पढ़े थे 10th क्लास में, तो साइन बीटा हो जाएगा। इस तरीके से अगर आप F2 ले लो स्टूडेंट्स, F2, तो F2 के जस्ट सामने वाला एंगल क्या है, गामा, उसका आप साइन ले लो तो साइन हो जाएगा गामा, इज इक्वल्स टू F3 अगर आप ले लो तो उसके सामने वाला एंगल जो होगा उसका रेशियो ऐसे आएगा, अल्फा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये संबंध हो जाएगा, और ये हो जाएगा किसी एक नियतांक के बराबर। ठीक है, नियतांक के बराबर, नियतांक को आप के मान सकते हो। तो आपको मेनली ये याद रखना है। अब देखो ये आपको किस तरीके से यूज करना है वो मैं आपको बताता हूँ, हालांकि जब क्वेश्चन आएगा तो उसमें और अच्छे से समझेंगे, लेकिन इसमें आप समझ लो। मान लो आपको दिया है F1 दिया है, आपको F2 निकालना है, बीटा दिया था, अल्फा भी दिया था, तो आप इसको डायरेक्ट यूज कर लो इतने पोर्शन को। मान लो आपको F2 दिया है, F3 दिया है, आपसे पूछा जा रहा है कि एंगल बताओ F1 F2 के बीच का, तो ये आपको मतलब इसमें से तीन चीजें आपको पता होंगी, चौथी चीज निकालनी होगी। चाहे तो आप इतना यूज कर लो, चाहे आप इतना यूज कर लो, चाहे इन दोनों को यूज कर लो। ठीक है, इस तरीके से आप लामी प्रमेय का उपयोग कर सकते हो। कहने का मतलब ये है, इस प्रमेय का उपयोग करके बच्चों क्या निकाल सकते हैं, F1 F2 F3 की वैल्यू निकाल सकते हैं। लेकिन हाँ ध्यान रहे, ये जो रिलेशन आया है, ठीक है स्टूडेंट्स, ये जो रिलेशन आया है आपका, वो रिलेशन गड़बड़ हो गया था कुछ, हाँ, ये जो रिलेशन आया है ये रिलेशन तब है जब संतुलन की अवस्था हो। ठीक है, संतुलन की अवस्था हो। ठीक है, संतुलन की अवस्था में ही ये रिलेशन एप्लीकेबल है, याद रखना इस चीज को। संतुलन की अवस्था कब होती है, जब बॉडी के लिए एफ नेट मतलब जो परिणामी बल है वो 0 न्यूटन हो। बस बार बार आपको दिमाग में इसलिए फिट कराने के लिए मैं बार बार लिख रहा हूँ। ठीक है, याद रखो संतुलन की अवस्था में होना चाहिए। तो आपका त्रिभुज नियम हो गया और लामी प्रमेय हो गया। ठीक है, आओ अब देखते हैं थोड़ा सा एक बढ़िया सा इंटरेस्टिंग टॉपिक। देखो ये है आपके लिए, इसमें आपको बताना चाहता हूं अब अपकेंद्रीय बल और अभिकेंद्रीय बल। ठीक है, अभी और अप से पहले आप तो को अंतर में बता देता हूं। ठीक है, अभिकेंद्रीय बल जिसको आप बोलते हो अभिकेंद्रीय सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है, और अपकेंद्रीय बल सेंट्रीफुगल फोर्स। ठीक है, ये अपकेंद्रीय है, अप केंद्रीय। ठीक है,
और ये है अभि, ये है अभिकेंद्री। ठीक है, समझ में आ रहा है? ये अभिकेंद्री है, ये अपकेंद्री बल है। क्या होता है जरा समझो। कोई भी वस्तु है, कोई वस्तु है जब वृत्ताकार मार्ग पर गति करती है। वृत्ताकार मार्ग क्या होता है समझ लो। एक कोई सेंटर है, सेंटर के अराउंड इस तरीके से ये चारों तरफ कोई वस्तु है जो वृत्ताकार मार्ग पर, देखो सही से नहीं बनाए, ध्यान से समझ लो, ये वृत्त है। ठीक है, वृत्ताकार मार्ग पर इस तरीके से कोई वस्तु चल रही हो। मान लीजिए यहाँ है कोई वस्तु ए है जो इस तरीके से घूम रही है इस वृत्ताकार मार्ग पर। ठीक है, जिसका रेडियस कितना है, मान लेते हैं आर है इसका रेडियस। ठीक है, इसका रेडियस कितना है बच्चों, आर है इसका रेडियस। ठीक है, तो वृत्ताकार जब गति पे चल रही होती है तो होता क्या है कि इसके केंद्र की तरफ, स्टूडेंट्स इसके केंद्र की तरफ इस ये वस्तु है। ठीक है, मान लिया इसकी गति v वेलोसिटी से हो रही है। ठीक है, जो वेग है v है, इसका यहाँ से यहाँ तक का जो रेडियस है r है। तो स्टूडेंट्स इस पे एक बल लगता है जो कि जैसे बाहर की तरफ होता है और उसको हम लोग बोलते हैं अपकेंद्रीय बल। उसी को क्या कहते हैं, अपकेंद्रीय बल। उसको क्या कहते हैं, अपकेंद्रीय बल। ठीक है, उसको कहते हैं अपकेंद्रीय बल। ठीक है, अब जैसे एक एग्जांपल में बताता हूँ तब आप समझ पाओगे। मान लिया एक धागे से आप रस्सी बांधो और रस्सी को चारों तरफ ऐसे ऐसे घुमाना शुरू करो। मान लीजिए धागा था, धागे में आपने कोई पत्थर बांधा और बांधने के बाद इसको घुमाना शुरू किए। तो घुमाओगे तो ये सर्कुलर पाथ पे घूमेगा। तो ये जो सर्कुलर पाथ पे ऐसे करके ये जो घूम रहा है, तो इसमें बाहर की तरफ एक बल लगता है। उसी को कहते हैं हम लोग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल, देखो शॉर्ट में लिख रहा हूँ, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं। ठीक है, और सुनो, उसी के रिएक्शन पे एक और बल आएगा अंदर की तरफ। ठीक है, जिसको हम लोग बोलेंगे टेंशन। ठीक है, टेंशन मीन्स तनाव। रस्सी में तनाव आएगा, याद करो, रस्सी में तनाव आएगा, नहीं आएगा तो कल जाना और एक पत्थर बांधना रस्सी में और घुमाना शुरू करना, फिर आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो जब आप इसको चारों तरफ राउंड घुमाओगे तो एक टेंशन आएगा, रस्सी रस्सी तन जाएगी और बाहर की तरफ एक बल इस पे इस पत्थर पे लगने लगेगा, उसको बोलेंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और जो ये तनाव है, ये तनाव यहाँ पे एक तरीके से सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करेगा। सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करता है, कहने का मतलब अभिकेंद्रीय बल। ठीक है, अभिकेंद्रीय बल। ठीक है, इस तरीके के ढेरों एग्जांपल्स हैं। मौत का कुआं देखा होगा आपने। ठीक है, देखा है क्या मेले वगैरह में मौत का कुआं, जिसमें वो बाइक लेके भाई साहब ऐसे ऐसे राउंड राउंड मारते हैं, उसमें भी ये सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का यूज होता है। आगे अभी और आएगा, डिटेल्स इसको मैं बताऊंगा। फिलहाल अभी के लिए आपको समझना है कि जब भी कोई वस्तु एक वृत्ताकार मार्ग पर गति करती है तो इसमें बाहर की तरफ, इस वस्तु पर बाहर की तरफ एक बल लगता है जिसको हम लोग कहते हैं अपकेंद्रीय बल, और उस बल का मान होता है mv² डिवाइडेड बाई r। ठीक है, तो अब ये आया कहाँ से, अगर आपको जानना है आया कहाँ से, तो आपको 11th-12th में होना चाहिए था। आप ITI कोर्स कर रहे हो, आपके सिलेबस में ये नहीं है स्टूडेंट्स कि आया कहाँ से। आपको डायरेक्ट याद रखना है कि ये जो बल है वो किसके मान पे डिपेंड करता है, मास पे। ठीक है, द्रव्यमान पे डिपेंड करता है। ठीक है, द्रव्यमान ज़्यादा होगा तो ये बल अभिकेंद्रीय बल ज़्यादा लगने लगेगा, अपकेंद्रीय बल ज़्यादा लगने लगेगा। इसी तरह ये डिपेंड करता है वेलोसिटी की स्क्वायर पे, कहने का मतलब जिस वेग से अगर वेग बढ़ेगा तो ये बल, इस बल का मान बढ़ जाएगा। ठीक है, तो वेग पे डिपेंड करता है, वेग के स्क्वायर पे डिपेंड करता है। इसी तरीके से ये डिपेंड करता है कि रेडियस कितना है, कहने का मतलब इसका सेंटर से इस द्रव्यमान की दूरी कितनी है। तो आर अगर मान लिया है तो 1/r पे इस तरीके से डिपेंड करता है। आपको ये रिलेशन इंपॉर्टेंट है कि F = mv²/r, जहाँ पे ये द्रव्यमान है केजी में, याद रखना केजी में, वेग है मीटर पर सेकंड में, रेडियस है ये, है ना, मीटर में। ठीक है, तो इस तरीके से जब आप तीनों को लोगे तो बल का मान किस में आएगा, न्यूटन में आएगा। ठीक है, बल का मान आ जाएगा न्यूटन में, एन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये फॉर्मूला आपके लिए इंपॉर्टेंट है जो कि अब केंद्रीय बल को बताता है। ठीक है, F = mv²/r अब केंद्रीय बल को बताता है। अच्छा, अब आपको मैं बताता हूं कि ये अभिकेंद्रीय बल क्या है। भाई अभिकेंद्रीय बल मैंने कहा कि जो टेंशन है वो यही है। ठीक है, अब इस केस में अभिकेंद्रीय जो बल है वो इसका एक तरीके का रिएक्शन है। यहाँ पे ये रिएक्शन है। ठीक है, ये रिएक्शन है किस चीज का, ये रिएक्शन है एफ का। ये जो एफ ये वाला लिया हूं ना, इसी एफ का ये रिएक्शन है। तो रिएक्शन फोर्स को हम लोग बोलते हैं अपकेंद्रीय बल। लेकिन ध्यान रखना, ये केंद्र की ओर लगता है, ये केंद्र की
ओर लगता है। इंपॉर्टेंट बात अब ये समझ में आ रही है आपको कि ये बच्चों केंद्र की ओर लगता है और ये केंद्र से बाहर की ओर लगता है। तो जो अब केंद्रीय बल है, ठीक है, चलो मैं लिख दे रहा हूँ फिर से, इंपॉर्टेंट है, पॉइंट है, नोट करके रखो इसको। अप केंद्रीय बल, अप केंद्रीय जो बल होता है वो लगता है केंद्र से बाहर की ओर, ठीक है, केंद्र से बाहर की ओर लगता है। ठीक, इस चीज को दोनों पॉइंट नोट करके रखो आप, एक ये और एक ये। और वैल्यू कितनी होती है, ये होती है। ठीक है, चलो तो इंपॉर्टेंट है, ये दिमाग में रखो इस चीज को। ठीक है, हमेशा इसको रखो माइंड में। और आगे फिर आएगा, आगे एक जगह पे फिर से इसको पढ़ना है जिसमें और थोड़ा मैं और डिटेल बताऊंगा, इसके कुछ एग्जांपल्स लेंगे। लेकिन यहाँ के लिए फिलहाल अभी क्योंकि फ्रिक्शन आपको देखना है तो इतना ज़्यादा इसका कोई रोल नहीं है ना। ये सर्कुलर मोशन का पार्ट था, सर्कुलर मोशन में इतनी चीज़ें ये शॉर्ट में मैंने आपको बता दी है जितनी आपकी काम की है। ठीक है, ध्यान ये रखना है, वृत्तीय गति करते हुए किसी भी पिंड का, किसी भी वस्तु में दो तरीके के बल काम करते हैं। एक केंद्र से बाहर की ओर, वृत्त के केंद्र से बाहर की ओर अपकेंद्रीय बल, वृत्त के केंद्र के अंदर की ओर अभिकेंद्रीय बल। अलग अलग कंडीशन में ये बल अलग अलग रूप में आपको दिखाई पड़ते हैं। जैसे इस रस्सी के केस में जो मैंने आपको एग्जांपल दिया, इस रस्सी के केस में जो तनाव है वो आपका अभिकेंद्रीय बल है, सेंट्रीपिटल फोर्स है। ठीक है, बस इस तरीके से आपको याद रखना है। अलग केस में टेंशन के अलावा और कुछ हो सकता है। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है कि आपने क्या एग्जाम्पल ले रखा है। ठीक है, तो अभी फिलहाल के लिए जो मैंने एग्जाम्पल लिया है उसमें जो टेंशन है वो सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर रहा है। ठीक है, चलो आओ आगे देखते हैं। आगे स्टूडेंट्स है रेखीय गति और वृत्तीय गति। फिर से वही बात, ठीक है, तो रेखीय गति और वृत्तीय गति में आपको क्या समझना है, देखो ध्यान से समझो। रेखीय गति की बात कर रहे हैं, अगर अगर जैसे जैसे आपको रेखीय गति किसको, सबसे अच्छा रेखीय गति आप किसको मानोगे। चलो मान लिया एक द्रव्यमान m है जो एक सीधी लाइन में जा रहा है। ठीक है, सीधी लाइन में जा रहा है, चलो मैं ऐसे ही लिख दे रहा हूँ, सीधी लाइन पे एकदम सीधा ऐसे जा रहा है, इसकी डायरेक्शन नहीं बदल रही है, सीधा जा रहा है। ठीक है, तो इसी को हम लोग कह देते हैं रेखीय गति। ठीक है, वेरी सिंपल, रेखीय गति। अब वैसे अगर मैं एग्जाम्पल बताऊं तो अच्छा एग्जाम्पल तो आपके लिए ये रहेगा कि मान लिया आप छत पे चढ़े, ठीक है, छत पे चढ़े, छत पे चढ़ के भाई साहब आप यहाँ पे बैठे हो और आराम से एक पत्थर को यहाँ से अपने हाथ से लिए और इसको ड्रॉप कर दिए, मतलब आपने केवल छोड़ दिया। ठीक है, आपने फेंका नहीं है, आपने छोड़ दिया। तो ये गुरुत्वीय त्वरण के वजह से ये एक सीधी रेखा में आके और धरती माता पे गिरेगा यहाँ पे। ठीक है, ये पत्थर यहाँ आके गिरेगा, तो ये जो गति है ये रेखीय गति ही है ये। ठीक है, याद रखना रेखीय गति है। मैंने क्यों कहा कि फेंकना मत, छोड़ना है आपको, आपको मैंने कहा कि छोड़ देना है इसको। ठीक है, छोड़ना है ना कि फेंकना है। ठीक है, छोड़ने का मतलब होता है आपने इनिशियल कुछ भी वेलोसिटी नहीं दी, आपने बल नहीं लगाया बच्चों। ठीक है, आपने केवल बस जस्ट छोड़ दिया। ठीक है, तो जब छोड़ दोगे तो वो गुरुत्वीय त्वरण के प्रभाव में सीधी एक लाइन में आएगा नीचे, और उसी को हम लोग, आप बेस्ट एग्जाम्पल मान सकते हो इसको फिलहाल समझने के लिए कि ये रेखीय गति का एग्जाम्पल है। इसी के इसके अलावा जैसे मान लीजिए आप रोड पे हो, ठीक है, तो रोड पे हो आप, तो रोड पे सीधी लाइन में अगर आप जा रहे हो तो इसका मतलब आप रेखीय गति कर रहे हो। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका रेखीय गति। ठीक है, रेखीय गति में आप सीधे सीधे देखो, रेखीय गति भी कितने टाइप की हो सकती है आप खुद सोचो भाई। एक में ऐसा हो सकता है जिसमें एक्सेलरेशन हो, एक समान भी हो सकता है, एक समान, एक समान रूप से गति हो सकती है। कैसे पता चला एक समान, जिसमें ये वेलोसिटी में कोई भी बदलाव ना हो, वेलोसिटी में जो चेंज है, जो चेंज है वो जीरो हो, वेलोसिटी चेंज ना हो। अच्छा, अगर एक्सेलेटेड है, अगर ये एक्सेलरेशन में है, अगर एक्सेलरेशन है मतलब अगर ये त्वरित गति है बच्चों, अगर ये त्वरित गति है तो क्या होगा, v की वैल्यू बढ़ सकती, बढ़ेगी, है ना, शक्ति क्या है, बढ़ेगी ही। ठीक है, और मंदन में अगर होगा तो v की वैल्यू घटेगी। तो एक्सेलेरेशन मंदन एक ही मान लो। ठीक है, बढ़ना घटने की बस ये है, तो एक समान होगा तो वेलोसिटी नहीं चेंज होगी। तो रेखीय गति इन दोनों प्रकार की हो सकती है। ठीक है, चलो आओ तो अब दूसरा दूसरा जरा लेते हैं। दूसरे में आपको मैं बताना चाहता हूँ, दूसरा एक अगर आपसे की मैं बात करूं तो दूसरा हो जाएगा सर्कुलर मोशन, जिसको आप बोल रहे हैं वृत्तीय गति। ठीक है, वृत्तीय गति। ठीक है स्टूडेंट्स, वृत्तीय गति। चलो दूसरे कलर का ले लेते हैं। हाँ, वृत्तीय गति की बात कर रहा हूं, तो देखो वृत्तीय गति में आपको क्या समझना है, सेम वही जस्ट जो मैंने पीछे बताया। कोई भी वस्तु है जो एक सर्कुलर पाथ पे ऐसे करके जा रही है, मतलब एक वृत्त को धारण कर रही है गति करते हुए, तो उसको हम लोग कहते हैं वृत्तीय गति। ठीक है, जैसे मान लिया कोई वस्तु ए है, ठीक है, जो कि ऐसे करके सर्कुलर ऐसे मोशन कर रही है। ठीक है,
तो ये है। अब जैसे मान लो कैसे आप वृत्तीय गति ऐसे समझोगे, मान लिया ये जो एक घड़ी की सुई है, तो इसको अगर आप इस पॉइंट को ले लो, तो ये एक तरीके से क्या कर रही है, ये वृत्तीय गति ही तो कर रही है, ठीक है, ये वृत्तीय गति कर रही है कि नहीं ऐसे, ठीक है, जो भी इसकी सुई है घड़ी की वो वृत्तीय गति कर रही है, ठीक है। उसके अलावा भी बहुत सारे आप एग्जाम्पल्स जानते हो जिसमें वृत्तीय गति होती है, ठीक है। मतलब जो पाथ है, जो उसका रास्ता है, वो एक वृत्त को धारण कर ले, ठीक है, किसी पर्टिकुलर रेडियस पे वृत्त को धारण कर ले, तो वो क्या हो जाएगा, वृत्तीय गति हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स, वो आपका हो जाएगा वृत्तीय गति। अच्छा, वृत्तीय गति में जैसे यहाँ पे आपका, अगर हम यहाँ देखते थे तो यहाँ पे एक विस्थापन आता था जिसको आप एस बोलते थे, यहाँ पे वेलोसिटी होती थी जिसको वी बोलते थे, यहाँ एक्सेलरेशन होता है जिसको ए बोलते थे। ध्यान से सुनो, अब इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। सीधी रेखा में जब चलती थी कोई वस्तु, तो जो विस्थापन होता था उसको एस बोलते थे, जो उसका वेग होता था वी होता था, और जो उसका एक्सेलरेशन होता था वो ए होता था, ठीक है। मतलब ये वेग है, ये एक्सेलरेशन ए है, ठीक है, एक समान गति कर रहा है, कोई विस्थापित होगी वस्तु एस हो जाएगा। ये तीनों चीजें यहाँ पे यूज करते थे हम लोग, ठीक है, पता है आपको, पिछले लेक्चर्स में आपने देखा भी है इसको, ठीक है। और अब लेकिन अगर वृत्तीय गति की बात करेंगे तो यहाँ पे तीन अलग तरीके के वो आएंगे, जिसमें हम लोग बोलेंगे कोणीय, आगे चल के इसको देखने भी वाले हैं, ठीक है, कोणीय विस्थापन। अब ये कोणीय विस्थापन क्या होता है आगे देख रहे हैं, फिलहाल अभी इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ आपको। कोणीय वेग, ठीक है, कोणीय वेग हो जाएगा, कोणीय विस्थापन को थीटा से निरूपित करते हैं, ठीक है। कोणीय वेग को स्टूडेंट्स ओमेगा से शो करते हैं, ये ओमेगा है, ये डब्ल्यू नहीं है, ओमेगा है, मतलब ऐसे सिंबल है, ये देखो ऐसे करके अंदर मुड़ा हुआ है, ठीक है। और कोणीय कोणीय त्वरण को जो है आप अल्फा से शो करते हो, ठीक है, तो इसका ये कॉमन सिंबल है। चलो इसको मैं यूनिट बता देता हूँ, तो थीटा के लिए यूनिट आप बोलोगे रेडियन, याद रखो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये सब आपके एग्जाम में आता है। कोणीय वेग का अगर बोलोगे तो रेडियन, ठीक है, रेडियन पर सेकेंड बोलोगे, और अगर अल्फा कोणीय त्वरण को बोलोगे तो हो जाएगा रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ये तीनों आपको याद रखना है, ये तो आप जानते ही थे पहले से, तो ये तीनों चीजें हैं, ठीक है। चलो आओ, तो अब लास्ट में जो है वो यही बताने वाला हूं मैं आपको कि कोणीय विस्थापन, वेग और त्वरण होता क्या है, ठीक है। तो जैसे आपको मालूम है कि भाई जब वृत्ताकार, जैसे अभी मैंने बोला ना कि वृत्ताकार अगर कोई वस्तु गति कर रही है, तो हम तीन अलग अलग क्वांटिटीज को ले रहे हैं, तीन अलग अलग भौतिक राशियों को ले रहे हैं, जिसमें हम लोग क्या बताना चाहते हैं कि भाई कोणीय विस्थापन क्या है, कोणीय वेग क्या है, और कोणीय त्वरण क्या है। तो देखो थोड़ा ध्यान से इसको समझते हैं, इसको अच्छे से फिगर बनाना होगा मुझे, तब आप समझ पाओगे। इसको मैं मिटा रहा हूँ अभी, ठीक है। हाँ देखो, तो मान लिया कोई वस्तु है जो पहले किसी पर्टिकुलर टाइम पर जब शुरुआत हुई तो ये बिंदु ए पर थी, और उसके बाद अब ये वृत्तीय गति करते हुए ये बिंदु बी पर आ गई, ठीक है। तो कितना कितना चल रही वस्तु, वस्तु ए से बी पे गई, ठीक है, ध्यान से सुनो, वस्तु ए से कहाँ चली गई, बी पे चली गई, ठीक है। तो ये हुआ आपका, ये मान लिया इसका एंगल है, सॉरी, ये इसका सेंटर है, वृत्त वृत्त का सेंटर है, जिस जिसका रेडियस, मतलब जिसका जिसकी त्रिज्या आर है मान लिया, ठीक है। तो त्रिज्या ये भी आर होगी, ठीक है, इसको मान लो ये भी आर होगी, ठीक है, ये भी आर होगी। मान लेते हैं कि यहाँ से ए से बी तक पहुंचने में इस, अगर इस केंद्र की बात करें हम लोग, इसके वृत्त के केंद्र की बात करें, तो केंद्र पर थीटा कोण बनाता है, ठीक है। ध्यान से सुन लो जो जो मैं बोल रहा हूँ। अभी मान के चलो कि जो इसका वेग है स्टूडेंट्स, जो इसका वेग है, फिगर आपके लिए अच्छा से बनाना होगा मुझे, ठीक है, जो इसका वेग है, जो ऐसे जो वेग है, रेखीय वेग जिसको आप बोल रहे हो, वो v है, ठीक है। यहाँ पे भी v था, और यहाँ पे भी आप मान लो, यहाँ पे भी आप हाँ बन गया यार, हाँ वेट, सॉरी 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 सॉरी, इसका जो है ये जो वेग है वो आपका है v है, ठीक है, वही है, v में चेंज नहीं हुआ, डायरेक्शन बदल रहा है, ठीक है। और यहाँ इसने एंगल बनाया थीटा, ठीक, v है। अब रेखीय अगर विस्थापन देखा जाए तो भाई ये हो जाएगा, रेखीय विस्थापन देखा जाए तो आपका ये हो जाए, सब चीजें मैं इकट्ठा बता रहा हूँ, आप ध्यान से सुनना, जो येलो कलर्स बना रहा हूँ वो सब रेखीय हैं, ये एस हो गया, रेखीय विस्थापन, बिंदु ए से बिंदु बी के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट मतलब जो सबसे कम दूरी है उसी को तो विस्थापन बोलते हो, तो यहाँ से लेके यहाँ तक रेखीय विस्थापन हो गया। रेखीय वेग हो गया, जिसको आप सिंपली वेग बोल रहे थे, ठीक है, विस्थापन ये हो गया। और मान लिया टाइम कितना लगता है, टी, कितना लगता है स्टूडेंट्स, टी। लेकिन अगर आप बोलो कि कोणीय विस्थापन कितना है, तो हम लोगों ने अभी पीछे देखा कि कोणीय विस्थापन थीटा, कोणीय वेग ओमेगा, और कोणीय त्वरण अल्फा से शो करते हैं। लेकिन ये होता क्या है, तो अब देखो,
जब बिंदु ए से बी तक पहुंचने में जो वस्तु है, कोई वस्तु है जो बिंदु ए से बी तक पहुंची, तो बिंदु ए से बी तक पहुंचने में इसने विस्थापन तो एस किया, लेकिन कोणीय विस्थापन क्या किया? तो कोणीय विस्थापन का मतलब होता है केंद्र पर इसने कितना एंगल बनाया, केंद्र पर कितना एंगल बनाया। तो केंद्र पर कितना एंगल बनाया भाई? थीटा एंगल बनाया। तो उसी को हम लोग कहते हैं कोणीय विस्थापन। तो ध्यान से समझ लो कि कोणीय विस्थापन क्या होता है बच्चों। जब भी कोई वस्तु एक वृत्ताकार गति कर रही होती है, तो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक सर्कुलर मोशन में उस वृत्त के आर्क पर, मतलब उस वृत्त के आर्क पर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक पहुंचने में, जैसे यहाँ पे ए से बी तक पहुंचने में केंद्र पर जितना कोण स्थापित करेगी वही हमारा क्या हो जाएगा? कोणीय विस्थापन हो जाएगा। मैं इसको लिख नहीं रहा हूं, फिर से मैं बोल सकता हूं आपके लिए, लिख नहीं रहा हूं, उसमें टाइम ज्यादा लग जाएगा। आप फिर से सुनो और ध्यान से अपने मन में इसको एकदम केंद्रित करो। मैंने कहा कि जब बिंदु ए से बी तक आने में अपने इस मतलब ये जो कोण है जो केंद्र पर स्थापित हो रहा है यहां से लेके यहां तक का, ये जो कोण है इसी को हम लोग क्या कहेंगे? कोणीय विस्थापन कहेंगे। तो अगर इसके लिए हम लोग बोलें तो थीटा ए बी क्या हो जाएगा आपका? कोणीय, बच्चों कोणीय विस्थापन हो जाएगा, ठीक है ना? कोणीय विस्थापन हो जाएगा। ठीक, अब कोणीय वेग क्या है? तो ये एंगल किस तरीके से चेंज हुआ है टाइम के साथ, उसको कोणीय वेग कहेंगे। तो कोणीय वेग अगर मैं बात करूं, ओमेगा जिसको शो करते हैं कोणीय, ठीक है, कोणीय विस्थापन समझ गए। कोणीय विस्थापन की अगर बोलोगे किस में मेजर करते हैं तो बोलोगे रेडियन में, ठीक है, रेडियन में इसको नापा जाता है। ठीक, रेडियन होता है इसका मात्रक, याद रखना इसका मात्रक जो है वो क्या होता है? रेडियन होता है। ठीक, इंपॉर्टेंट है, दिमाग में रखो। कोणीय वेग की बात करते हैं तो कोणीय वेग को आप ओमेगा से शो कर रहे हो, और जैसे जैसे रेखीय वेग होता था कि वेग बराबर क्या होता था? विस्थापन अपॉन समय, विस्थापन मतलब जो विस्थापन है बटे समय होता था, तो वैसे यहाँ पे हो जाएगा कोणीय विस्थापन अपॉन समय। ठीक है, तो समय हो जाएगा टी। मतलब क्या लिखा मैंने? कोणीय विस्थापन जिसको आप थीटा बोल रहे हो और डिवाइडेड बाई, या थीटा ए बी ही ले लो इस केस के लिए, थीटा ए बी, ठीक है, अपॉन समय। तो ये हो जाएगा कोणीय वेग। इसी तरीके से स्टूडेंट्स याद रखना, इन तीनों चीजों को आपको याद रखना है, एक ये और एक और बताने जो जा रहा हूँ, ठीक है, इसको भी याद रखो। अल्फा, अल्फा क्या कहते हैं हम लोग? कोणीय, कोणीय त्वरण, ठीक है, कोणीय त्वरण अल्फा बोलते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं ओमेगा डिवाइडेड बाई टी, सॉरी टी नहीं टी, ओमेगा डिवाइडेड बाई टी, ठीक है, ओमेगा डिवाइडेड बाई हो जाएगा टी। तो ओमेगा को क्या कहते हैं? कोणीय, कोणीय वेग अपॉन समय। वैसे आपको एक थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही होगी कि मैं कोणीय वेग लिख रहा हूँ, ठीक है, वैसे इनको अगर हम लोग ढंग से डिफाइन करते हैं तो इसमें क्या बोलते हैं? चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब कोणीय विस्थापन में परिवर्तन की दर। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? कोणीय वेग को क्या बोलते हैं? ध्यान से सुन लो, ऐसा ना हो कि आपको लगे कि नहीं सर तो बता ही नहीं रही वो चीजें। ठीक है, तो कोणीय वेग को क्या बोलते हैं? कोणीय विस्थापन में कोणीय विस्थापन में परिवर्तन की दर, ठीक है, समय के साथ परिवर्तन की दर। तो देखा जाए तो इसको ऐसे लिखते हैं हम लोग, डी ओमेगा बाई डी टी। ठीक है, लेकिन आपके काम का यही है इसलिए मैं इसको बहुत ज्यादा ढंग से एक्सप्लेन नहीं करना चाहता आपके लिए। ठीक है, कोणीय त्वरण के लिए बात करें तो उसमें भी डी अल्फा, सॉरी डी ओमेगा बाई डी टी, ठीक है, यहाँ पे थीटा हो जाएगा, ये थीटा होगा। ठीक है, कोणीय विस्थापन में समय के साथ परिवर्तन, कोणीय वेग में समय के साथ परिवर्तन क्या कहलाता है? कोणीय त्वरण कहलाता है। इसका अगर आप यूनिट बात करोगे इसकी, तो यूनिट में क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? इसका हो जाएगा रेडियन, ठीक है, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, इसको बोलोगे तो क्या हो जाएगा? रेडियन पर सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा? रेडियन, ये तो लिखा हुआ है। ठीक, तो ये चीजें हैं आपका स्टूडेंट्स। आज ये छोटा सा ये वीडियो लेक्चर था, इसको मैं बहुत लेंदी नहीं कर रहा हूँ, आपको ये इंपॉर्टेंट था ये बताना। ठीक है, तो इसलिए इतना मैंने किया। एक और स्लाइड लेता हूँ आपके लिए, और उसमें मैं थोड़ा सा ये बताना चाहता था आपको स्टूडेंट्स की जो जैसे फ्रिक्शन में वो काम आने वाला है आगे चल के, इसीलिए मैं यहाँ बता रहा हूँ कि जैसे समझो मैंने कहा कि दो बल हैं, जब आप समांतर चतुर्भुज नियम पढ़े, ठीक है, समांतर चतुर्भुज नियम जब आपने देखा, जो मैंने लास्ट में बताया था इसके पहले वाले लेक्चर में, समांतर चतुर्भुज नियम जब आपने देखा तो मैंने कहा इस दो बल F2 मान लो है, ये F1 है, इसका परिणामी इनके बीच में रहेगा। ठीक है,
ये आपको मैंने बोला था एफ, तो जिसकी वैल्यू आपको मैंने बताया भी था कि इनके बीच का अगर एंगल मान लो थीटा है F1 और F2 के बीच का, तो ये हो जाएगा F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 F1 F2 कॉस ऑफ थीटा, और पूरा पूरा ये हो जाएगा अंडर रूट में। तो ये बल का मान था। और दिशा कैसे निकालते हैं, तो दिशा निकालने के लिए आपको मतलब फॉर्मूला तो मैं बता दूं, लेकिन वो अभी फिलहाल अब आपके काम का नहीं है, जो अब न्यू सिलेबस है, ठीक है, वो इतना ही है। तो समांतर चतुर्भुज नियम से हम लोग बल का परिणामी और दिशा निकालते हैं हम लोग। लेकिन अभी मैं आपको एक सिंपल सी बात एक और बताता हूं। जैसे मान लो दो बल हैं जो आपस में लंबवत हैं, एक हो गया F2, एक हो गया आपका F1, ठीक है, दोनों की वैल्यू मान लो अलग अलग है, F1 F2 की वैल्यू अलग है, ठीक है। तो अगर इनका मैं बोलूं कि परिणामी क्या होगा, तो परिणामी आप समांतर चतुर्भुज नियम से बना सकते हो। ये तो सिंपल है, ये तो आप पढ़ ही चुके हैं पिछले वाले क्लास में। तो देखा जाए तो ये आपका परिणामी हो गया, ठीक है, ये आपका परिणामी हो गया, ठीक, ये एफ आपका परिणामी हो गया। और इन दोनों के बीच का क्योंकि एंगल 90 डिग्री है, तो ये हो जाएगा, इसकी वैल्यू सीधे सीधे F1 का स्क्वायर प्लस F2 का हो स्क्वायर, इस तरीके से। क्यों, क्योंकि cos 90 रखते ही ये जीरो हो जाएगा, और जीरो होने के बाद ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा, तो इतना बचेगा, वही मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो भाई परिणामी तो आपको पता चल गया, एफ आपको मालूम पड़ गया। अगर F1 F2 की दोनों की वैल्यू मैं दे दूं तो आप एफ आसानी से निकाल लोगे। लेकिन इसका एंगल अगर आपको निकालना हो कि कितना होगा, तो मान लेते हैं कि इसका F1 से एंगल, तो मान लेते हैं, माना F का बल F1 बल से थीटा, नहीं ऐसे लिखो, माना F1 बल से थीटा कोण बनाता है, मान लेते हैं भाई बनाता है, तो ये हो जाएगा थीटा एंगल। यहां से इसकी बात कर रहा हूं, ये थीटा एंगल बनाता है। तो ध्यान से समझ लो, अगर ये थीटा है, ठीक है, और आपको पता है ये उतना ही मैंने बनाया जितना ये F2 है, तो एक तरीके से देखा जाए तो ये F2 हो गया। और ये कितना है, ये वाला, ये F1 हो गया, ठीक है ना, याद रखो, ये F1 हो गया, ये F2 हो गया। तो ये अगर ये थीटा है, तो अगर आप कॉस थीटा ले लो स्टूडेंट, अगर आप कॉस थीटा ले लो और साइन थीटा ले लो, तो क्या हो जाएगा, क्या कॉस थीटा साइन थीटा की वैल्यू समझते हो? अगर नहीं जानते तो मैं यहाँ पे भी फिलहाल आपको बस केवल मैं बताना चाहता हूँ कि जो F है उसको अगर आप इस बल के साथ में F1 के रूप में निरूपित करोगे, तो F का कितना हिस्सा F1 है, तो वो हो जाएगा F कॉस ऑफ थीटा। कैसे आया अभी रहने दो, अभी अगले जब फ्रिक्शन बताने लगूंगा तो थोड़ा सा और एंगल वगैरह को ढंग से एक्सप्लेन करके बताऊंगा। फिलहाल के लिए आप खुद समझते हो, चलो बता ही देता हूँ, नहीं तो आप बोलोगे कि कैसे आया। एफ कॉस थीटा इक्वल टू, अगर यहाँ आप लिखोगे तो इसी फॉर्मूले से जो यहाँ पे मैंने ये बताया आपको, इससे क्या नजर आ रहा है आपको, कॉस थीटा इक्वल टू हो जाएगा F1 डिवाइडेड बाई एफ, ठीक है। तो F1 देखो यहाँ क्या है, देखो एंगल ये हो गया, ये समकोण त्रिभुज हो गया, मान लो ये O है, ये A है बच्चों, ये B है, ठीक है, ऐसे करके। हालांकि कलर मुझे चेंज कर लेना चाहिए था, चलो समझ लो इसको, ठीक है। तो त्रिभुज ओ ए बी में हम बात कर रहे हैं। अगर त्रिभुज ओ ए बी की मैं बात करूं, इसको चलो अलग से आपको लेके मैं दिखा भी देता हूं ऐसे करके। तो बच्चों ये हो जाएगा F1, ये हो जाएगा F2, ये हो जाएगा थीटा एंगल, ये हो जाएगा ओ ए बी, ठीक है। इस तरीके से ये त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज में अगर मैं बोलूं तो कॉस थीटा अगर लगाओगे तो ये कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, F1 बाई एफ, ये है F, ठीक है। मतलब आपका होता क्या है, आप खुद बताओ पहले, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण होता है। तो आधार की वैल्यू, यहाँ ये आधार है तो आधार की वैल्यू कितना है F1, और कर्ण की वैल्यू कितनी है, विकर्ण की कर्ण की सॉरी कितनी है वैल्यू इसकी, F, ठीक है। तो F1 बाई एफ, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा। तो यहाँ से अगर मैं F1 निकालना चाहूँ तो आप क्या लिखोगे, F कॉस ऑफ थीटा, यही तो ये हो गया, इस तरीके से F कॉस थीटा आया। सिमिलरली अगर मान लो इस तरीके से आपका साइन आ गया, ठीक है, तो साइन आ गया, तो साइन के लिए क्या हो जाएगा, F2 की वैल्यू हो जाएगा F साइन ऑफ थीटा। तो दिमाग में आपको क्या क्या रखना है वो मैं आपको अब समझा रहा हूं, ध्यान से सुनो। F2 की वैल्यू ये, F1 की वैल्यू ये, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, दिमाग में रखो इस चीज़ को। आगे अभी मैं बताऊंगा जब नेक्स्ट क्लास होगी तो इसमें इसका यूज़ होगा, इसलिए अभी से बता दे रहा हूँ, इसको पढ़ लेना, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ें आपको दिमाग में रखनी है। कहने का मतलब अगर परिणामी निकालना हो दो बलों की वजह से, तो आपको निकालना होगा F1 प्लस F2, इन दोनों का होल स्क्वायर, ठीक है। इस लंबवत के बलों के बीच में, अगर F1 F2 के बीच में, F1 और F2 के बीच का जो एंगल थीटा है वो कितना है, अगर 90 डिग्री है तो की बात कर रहा हूँ, तो इस तरीके से होगा, ठीक है। तो फिर परिणामी बल ये आएगा। इस तरीके से अगर
बल दिया है, एंगल थीटा दिया है, तो F1 की वैल्यू क्या हो जाएगी और F2 की वैल्यू क्या हो जाएगी वो मैंने आपको बताया। तो यहाँ F1 की वैल्यू हो जाएगी F cos थीटा। अच्छा, cos थीटा ध्यान रखना उधर होगा जिधर एंगल लिया है, मतलब परिणामी बल F है, इससे एंगल अगर F1 तरफ ले लिया है मैंने तो यहाँ cos थीटा, F1 के लिए cos थीटा। जिधर एंगल नहीं लिया है उधर साइन रहेगा। तो ये दोनों चीजें आपको याद रखना है। अभी बात सुनो कि ये दोनों इनको कहते क्या हैं, तो इनको कहते हैं कंपोनेंट, कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट, रिजल्टेंट फोर्स एफ। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, ये रिजल्टेंट फोर्स हो गया। ठीक है, ये रिजल्टेंट फोर्स हो गया। ठीक है, ये रिजल्टेंट फोर्स एफ हो गया। ठीक, तो इतनी बातें आपको दिमाग में रखनी है बच्चों। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपके काम की हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो लेक्चर फिर से एक बार पसंद आया होगा। अगर पसंद आया स्टूडेंट्स तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग इसको ज़रूर शेयर किया करिए और ख़ुद भी एक बार लाइक कर दिया करिए, थोड़ा सा कमेंट कर दिया करिए, जिससे मुझे मुझे भी पता चल जाए कि आप लोग पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो। ठीक है, तो मैं तो इसी उम्मीद के साथ बना रहा हूँ कि आप लोग देख रहे होंगे, तो आप भी अपने लिए इसका फ़ायदा उठाइए। ठीक है, क्योंकि आप लोगों के लिए है, इससे मेरा तो फ़ायदा, इससे कुछ खास अभी होना नहीं है। सच बात है ना ये, कि अभी कुछ खास फ़ायदा होना नहीं है, ये आप लोगों के लिए है, आप लोगों का एग्ज़ाम अच्छे से हो जाए। ठीक है, फिर जब आपका एग्ज़ाम अच्छा हो जाएगा तो मुझे भी खुशी होगी कि हाँ, मेरे वीडियो लेक्चर देख के स्टूडेंट्स ने अच्छे जो है मार्क्स गेन कर लिए हैं। ठीक है, तो बस मेरे लिए अभी के लिए फ़िलहाल यही खुशी है, बाकी इससे कोई अर्निंग नहीं है, आप भी समझ रहे हो अभी। ठीक है, तो इसलिए आप इसको थोड़ा शेयर कर दिया करिए और लाइक कर दिया करिए, और इसको धीरे धीरे आप पढ़ के नोट्स बनाइए और बेहतरीन तरीके से पढ़ना स्टार्ट करिए। ये कंपटीशन के लिए भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीज़ें वहाँ पे आती हैं। ठीक है, खास तौर से आप जब ट्रेड थ्योरी से रिलेटेड मतलब कोई भी आप एग्जाम देते हो, कॉम्पिटेटिव एग्जाम, तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें आपके काम आती ही आती हैं। ठीक है, तो चलिए इसी उम्मीद के साथ फिर से अगले नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलते हैं आपके साथ, जब आपको मैं बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में फ्रिक्शन के बारे में। ठीक है, मतलब घर्षण बल के बारे में बताऊंगा। ठीक है, तो तब तक के लिए गुड बाय। ठीक है, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए। ठीक है, चलिए।